हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग करने वाले हैं 9 जनवरी 26 करंट अफेयर्स रिमोट सेंसिंग इंडियाज़ आईआरएस प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। वाई न्यूज़ रिमोट सेंसिंग जो है is gaining importance as it enables scientists and policymakers to map, monitor and manage Earth's valuable natural resources from space, offering faster, cost-effective and environmentally sustainable insights into forest, water, minerals and energy resources. रिमोट सेंसिंग एक इम्पोर्टेंस टॉपिक है जो इनेबल कर रहा है साइंटिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को मैप करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए अर्थ की वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम स्पेस, ऑफरिंग फास्टर कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि ऑफर करता है फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली sustainable insights into forest, water, minerals and energy resources. So what is remote sensing? So remote sensing is the science of observing and analyzing the earth from space or air using satellites and drones that detect reflected or emitted electromagnetic radiation. तो रिमोट सेंसिंग क्या है? साइंस है ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने के लिए अर्थ को फ्रॉम स्पेस या एयर से यूज करता है। इसमें सैटेलाइट और ड्रोन्स का यूज होता है, जिससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट और इमिटेड होता है, जो कि डिटेक्ट या रिफ्लेक्टेड इमिटेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। सिंस डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट एनर्जी डिफरेंटली, डिफरेंट मटेरियल्स एनर्जी को डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ ए यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलाउइंग साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई वेजिटेशन, वाटर, मिनरल्स, रॉक एंड सॉइल विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्योंकि डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी डिफरेंटली, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ ए यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलाउ करता है साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई करने में वेजिटेशन, वाटर, मिनरल्स, रॉक एंड सॉइल विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के। सो एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, क्या क्या एप्लीकेशंस है रिमोट सेंसिंग के देख लेते हैं। वेजिटेशन, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट में हेल्दी प्लांट्स एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड रिफ्लेक्ट करते हैं नियर इंफ्रारेड लाइट ड्यू टू क्लोरोफिल। तो जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट को एंड रिफ्लेक्ट करते हैं नियर इंफ्रारेड लाइट को, किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सैटेलाइट्स कंप्यूट करते हैं नॉर्मलाइज डिफरेंस बिटवीन वेजिटेशन इंडेक्स, NDVI का मतलब है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, टू एसेस क्रॉप हेल्थ, स्ट्रेस और डिसीज। एंड नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स मेजर करता है वेजिटेशन हेल्थ को बाय कंप्राइजिंग रिफ्लेक्टेड नियर इंफ्रारेड लाइट, एब्जॉर्ब्ड रेड लाइट। हायर वैल्यूज इंडिकेट करते हैं हेल्दी वेजिटेशन, वाइल लोअर वैल्यू शो करते हैं स्ट्रेस और स्पार्स कवर। So spectral analysis helps distinguish tree species and plant communities across large forests. तो जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है वो हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में ट्री स्पीसीज को एंड प्लांट कम्युनिटीज़ को अक्रॉस लार्ज फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मैपिंग इनेबल करती है एस्टिमेशन ऑफ बायोमास एंड कार्बन स्टोरेज। जो फॉरेस्ट मैपिंग होती है क्या इनेबल करती है? estimation of biomass and carbon storage, crucial for climate change mitigation. So surface water mapping and flood monitoring के बारे में देख लेते हैं। So to map water bodies from space, scientists used optical indices. Scientists क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल इंडिसेस को यूज करते हैं। एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, सो सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज करते हैं। सरफेस वाटर मैपिंग एंड फ्लड मॉनिटरिंग को मैप करने के लिए वाटर बॉडी से साइंटिस्ट यूज करते हैं ऑप्टिकल इंडिसेस को एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको SAR से भी डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंसर्स डिटेक्ट वाटर यूजिंग नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स। ऑप्टिकल सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं वाटर जो कि यूज करते हैं नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स
एंड विच इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टेड सनलाइट, वो किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्टेड सनलाइट पे बेस्ड होता है. सो द मेथड रिलाइज ऑन द फैक्ट, जो मेथड रिलाई करता है फैक्ट पे दैट वाटर रिफ्लेक्ट्स विजिबल ग्रीन लाइट बट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन अलाउिंग NDWI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडाइसेस जो है टू क्लियरली डिस्टिंग्विश वाटर बॉडीज फ्रॉम लैंड सर्फेसेस. तो मेथड जो रिलाई करता है ऑन द फैक्ट वाटर रिफ्लेक्ट करता है कितना विजिबल ग्रीन लाइट बट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो अलाउ करता है NDWI को क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है वाटर बॉडी से फ्रॉम लैंड सर्फेसेस से. एंड मॉडिफाइड NDWI इम्प्रूव करता है वाटर डिटेक्शन को इन अर्बन एरियाज बाय सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम बिल्डिंग शैडोज. तो जो मॉडिफाइड NDWI है ये इम्प्रूव करता है वाटर डिटेक्शन को इन अर्बन एरियाज में, जहाँ की सेपरेट करता है वाटर को फ्रॉम बिल्डिंग शैडोज से. Since optical sensors cannot work at night and through clouds, so SAR, which uses active radio waves, is used to map floods during cyclones and heavy rainfall. तो क्योंकि ऑप्टिकल सेंसर जो हैं वो हमारे क्लाउड्स या नाइट्स में वर्क नहीं कर पाते हैं, तो SAR यूज होता है एक्टिव रेडियो वेव्स के लिए to map floods and during cyclones and heavy rainfall with calm water appearing dark in radar images, जो कि calm होता है water appearing and dark होता है radar images में. So SAR based flood maps support early warning systems for floods. So SAR based जो flood maps होते हैं वो support करते हैं early warning system for floods, droughts, cyclones, landslides and help गवर्नमेंट्स प्लान और हेल्प करते हैं गवर्नमेंट प्लान इवैक्यूएशन, रिलीफ, लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस पे आउट्स को. ठीक है. सो सैटेलाइट ऑल्सो असेस वाटर क्वालिटी. सैटेलाइट वाटर क्वालिटी को असेस करते हैं बाई डिटेक्टिंग डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेंस कॉज्ड बाई सेडिमेंट्स, पॉल्यूशन एंड एल्गल ब्लूम्स. तो सैटेलाइट जो होते हैं वो असेस करते हैं वाटर क्वालिटी को बाय डिटेक्टिंग डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेंस caused by sediments, pollution and algal blooms and mineral exploration. So hyperspectral sensors split sunlight into hundreds of narrow wavelengths, generating a spectral signature for every pixel. सो हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर जो होते हैं स्प्लिट करते हैं सनलाइट को इनटू हंड्रेड्स ऑफ नैरो वेवलेंथ्स में, जनरेट करते हैं एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर फॉर एवरी पिक्सल. एंड दिस अलाउज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स सच एज कॉपर, गोल्ड, लिथियम, लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट. तो मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या है, ये हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं, स्प्लिट करते हैं सनलाइट को हंड्रेड्स ऑफ मतलब 100 के आसपास नैरो वेवलेंथ्स में, जो कि जनरेट करता है कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर फॉर एवरी पिक्सल के लिए अलग अलग. एंड दिस अलाउ करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनरल सच एज कॉपर, गोल्ड, लिथियम, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट वगैरह के लिए. सैटेलाइट मैप अल्ट्रेशन जोन्स वेयर underground heat and fluids modify surface rocks and adding mineral exploration. ये क्या करता है, सैटेलाइट मैप अल्ट्रेशन जोन जो होते हैं जिसमें अंडरग्राउंड हीट होती है, फ्लूइड होती है, मॉडिफाई करता है सरफेस रॉक को एंड ऐड करता है मिनरल एक्सप्लोरेशन को. ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन. सो हाइड्रोकार्बन्स में लीक अपवर्ड्स थ्रू माइक्रो सीपेज. ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लीक करते हैं अब ऊपर की तरफ थ्रू माइक्रो सीपेज से, वेयर स्मॉल हाइड्रोकार्बन लीक्स सटली alter soil chemistry and vegetation health, helping identify areas with potential underground reserves which satellites can detect. तो जिस जगह पे ऑयल या गैस होता है तो हाइड्रोकार्बन्स उसमें लीक होते हैं माइक्रोसीपेज तरीके से, एंड स्मॉल हाइड्रोकार्बन लीक उसकी सॉइल में
केमिस्ट्री में चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन जो उस जगह पे होती है उसकी हेल्थ में असर होते हैं एंड कुछ सटल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस एरिया में पोटेंशियल अंडरग्राउंड रिजर्व्स है, जो कि सैटेलाइट डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड विच माइक्रोसीपेज इज एब्सेंट, व्हेन माइक्रोसीपेज एब्सेंट होता है तो सैटेलाइट कैन नॉट डिटेक्ट ऑयल डायरेक्टली, सो दे फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग geological structures that can trap oil such as anticlines और sedimentary basins। जब माइक्रोसीपेज एब्सेंट होता है तब क्या होता है, तब सैटेलाइट डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं ऑयल को, तो वो फिर फोकस करते हैं आइडेंटिफाई करने में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि जो कि ऑयल को ट्रैप करते हैं, जैसे एंटीक्लाइंस या सेडिमेंट्री बेसिन्स वगैरह। सो यूजिंग सरफेस रॉक imagery, gravity and magnetic data, satellites map thick sedimentary layers and underground formations that indicate areas capable of holding oil and gas, not their confirmed प्रेजेंस। सो जब यूज करते हैं सरफेस रॉक इमेजरी, ग्रेविटी या मैग्नेटिक डेटा को, सैटेलाइट मैप थिक सेडिमेंट्री लेयर्स या अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस को, जो कि इंडिकेट करते हैं एरियाज कैपेबल ऑफ होल्डिंग ऑयल या फिर गैस, नॉट दियर कन्फर्म्ड प्रेजेंस। सो इट इज़ यूज टू मॉनिटर कोरल ब्लीचिंग या फिर मैंग्रोव्स या फिर शोर लाइन एरोजन्स एंड ऑयल स्पिल, एंड सपोर्ट करता है ब्लू इकोनॉमी को, कोस्टल जोन रेगुलेशन थ्रू कंटिन्यूअस लार्ज स्केल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो ये किस लिए यूज होता है, मॉनिटर करने के लिए कोरल ब्लीचिंग को, मैंग्रोव्स को, शोरलाइन एरोजन या फिर ऑयल स्पिल्स, या supports the blue economy and coastal zone regulation through continuous large scale environmental monitoring and groundwater monitoring। कैसे करते हैं, large underground aquifers expert a stronger gravitational pull and gravity measuring satellites can estimate कर सकते हैं ग्राउंड वाटर स्टोरेज बाय डिटेक्टिंग टाइनी चेंजेस इन अर्थ्स ग्रेविटी फील्ड। तो जो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग होती है वो लार्ज अंडरग्राउंड एक्विफर्स एक्सर्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल को, इसकी वजह से ग्रेविटी मेजर की जाती है सैटेलाइट्स के द्वारा। कैन एस्टिमेट अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर है वो स्टोरेज बाय डिटेक्टिंग टाइनी चेंजेस इन अर्थ्स ग्रेविटी फील्ड। एंड रिमोट सेंसिंग हैज़ रिवील्ड सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। रिमोट सेंसिंग ने रिवील किया है कि सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया में ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। नॉर्थ इंडिया में एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से सीवियर आपको ग्राउंड वाटर डिप्लेशन देखने को मिल रहा है। एंड इट इनेबल साइट स्पेसिफिक इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स यूज एंड पेस्ट कंट्रोल, इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स वाइल रिड्यूसिंग वाटर यूज एंड केमिकल रन ऑफ। ये इनेबल करता है साइट स्पेसिफिक इरिगेशन को, फर्टिलाइजर यूज को एंड पेस्ट कंट्रोल को, इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स वाइल रिड्यूसिंग वाटर यूज एंड केमिकल रन ऑफ। ये क्या करता है, इनेबल करता है साइट स्पेसिफिक इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइजर यूज या पेस्ट कंट्रोल, इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स को, क्रॉप को बढ़ाना होता है जो पैदावार है, वाइल रिड्यूस करता है वाटर यूज या केमिकल रन ऑफ को। सो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट देख लेते हैं। सो रिमोट सेंसिंग मेक्स एक्सप्लोरेशन फास्टर। रिमोट सेंसिंग की वजह से एक्सप्लोरेशन फास्टर हो जाती है, चीपर हो जाती है, एनवायरमेंटली सेफर हो जाती है बाय रिड्यूसिंग रैंडम ड्रिलिंग एंड एक्सकेवेशन। तो रिमोट सेंसिंग आपका एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है फास्ट चीप तरीके से एंड एनवायरमेंटली सेफर तरीके से बाय रिड्यूसिंग रैंडम ड्रिलिंग एंड एक्सकेवेशन। एंड ये इनेबल करता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट वाटर एक्विफर्स टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये कंटिन्यूस मॉनिटर करवाने में हेल्प करता है फॉरेस्ट की, वाटर की, एक्विफर्स वगैरह की प्रिवेंट करने की, जिससे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट किया जा सके। एंड इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय ट्रैकिंग अर्बन हीट आइलैंड्स
land use change and informal settlement growth, adding climate resilience, urban planning, disaster management, climate action and evidence based policy making. ठीक है, ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय tracking urban heat islands, land use change and informal settlement growth and adding climate resilience, urban planning, disaster management, climate action and evidence based policy making. So geospatial technology क्या है? जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्प्लेइंग, डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन टाइड इन टू ए लोकेशन स्टैटिक और डायनेमिक, एंड टेक्नोलॉजीज अंडर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी. सो रिमोट सेंसिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के अंडर आता है आपका कौन कौन सा? रिमोट सेंसिंग क्या? डिटेक्टिंग, मॉनिटरिंग द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया टिपिकली फ्रॉम सैटेलाइट या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू. एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम टू डिटरमाइन द ग्राउंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो जो हम लोग जीपीएस का सेटिंग करते हैं उसका मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, सो कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग डेटा रिलेटेड टू पोजीशंस ऑन अर्थ सरफेस. तो कंप्यूटर सिस्टम जो कि कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं डिस्प्ले डेटा को रिलेटेड टू पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस, उसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं. जीपीएस का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है डिटरमाइन करने के लिए ग्राउंड पोजीशन ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की. 3D मॉडलिंग क्या है? क्रिएटिंग द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के क्या है? तो इसकी एप्लीकेशन है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, एडवांस वार्निंग्स वगैरह के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़ लाइक वेजिटेशन, वाटर क्वालिटी वगैरह देखने के लिए, हेल्थ केयर में भी मॉनिटरिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन, लाइवलीहुड, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लॉजिस्टिक्स वगैरह, ट्रैकिंग गुड्स एंड हीट एस्टिमेट के लिए, एनालाइजिंग रियल एस्टेट ऑब्जेक्ट्स रिमोटली वगैरह. एंड इंडियाज जियोस्पेशियल सेक्टर, इंडिया का जियोस्पेशियल सेक्टर क्या है? ये है आपका एक्सपेक्टेड अक्रॉस 63,000 करोड़ बाई 2025 एंड ग्रोथ रेट ऑफ 12.8% है. एंड जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी, so apex body to be formed and DST to be the nodal department of GT and GDPDC will recommend DST milestone to achieve by 2030, higher navigation and ग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग. एंड 2035 तक का टारगेट क्या है इनका? 2030 का तो हाई मतलब इनका ये है 2035 का नेशनल डिजिटल ट्विन ट्विस्करल रिप्लिका ऑफ मेजर सिटीज़ या टाउन्स, मतलब सभी का मॉनिटरिंग वगैरह का है. एंड ये एप्लीकेशन हमने देख लिए. इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का देख लेते हैं. सो इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम इज़ एन इंडियाज़ नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड विद द लॉन्च ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A in 1988 to provide satellite imagery for resources management and national development. सो ये किसके द्वारा ऑपरेट होता है? इंडियन का रिमोट सेंसिंग जो प्रोग्राम है वो कब आया?
रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम ये नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के तहत इनिशिएट हुआ। लॉन्च ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A IRS 1A इन 1988 टू प्रोवाइड सैटेलाइट इमेजरी फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, ऑपरेटेड बाय इसरो के द्वारा ऑपरेट होता है। यानी ये कंप्राइज करता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट constellations of remote sensing satellites delivering data across multiple spatial, spectral and temporal resolution। तो ये क्या कंप्राइज करता है? वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डिलीवरिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल स्पेशल, स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन। एंड IRS डेटा सपोर्ट्स, IRS डेटा क्या सपोर्ट करता है? एप्लीकेशन सच एज एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, मिनरल exploration and disaster management, ocean studies and environmental monitoring, and has played a foundational role in building India's geospatial and GIS इकोसिस्टम। सो IRS डेटा सपोर्ट करता है एप्लीकेशंस को सच एज एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, मिनरल एक्सप्लोरेट करने में एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। ओशन स्टडीज एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हैज़ प्लेड ए फाउंडेशनल रोल इन बिल्डिंग इंडियाज जियोस्पेशियल एंड GIS इकोसिस्टम में। सो की इंडियन रिमोट सेंसिंग मिशंस, की इंडियन रिमोट सेंसिंग मिशंस में लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, रिसोर्स ऑब्जर्वेशन सीरीज IRS। सो 1A 1B 1C and D रिसोर्स एट 1, रिसोर्स एट 2 2A एंड हाई हिस IS हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजनरी सैटेलाइट। ये आपके लैंड एंड वाटर रिसोर्स ऑब्जर्वेशन के लिए आपके IRS 1A 1B 1C 1D है। रिसोर्स सेट सैटेलाइट 1, रिसोर्स सेट 2/2A एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजनरी सैटेलाइट हिस IS है। एंड ओशन एंड एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन के लिए आपके हैं ओशन सेट 1/2 मेगा ट्रॉपिक्स एंड सरल। ओशन एंड एटमॉस्फेयर के लिए आपका क्या है? ओशन सेट 1/2 मेगा ट्रॉपिक्स एंड सरल है। एंड कार्टोग्राफिक सैटेलाइट सीरीज के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट है आपका कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2/2A, /2B एंड /2S एंड कार्टोसैट 3। एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सीरीज जो है SAR, उसके लिए आपका क्या है? रीसेट रडार इमेजनरी सैटेलाइट 1, रीसेट 1A, रीसेट 2A एंड निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। एंड हाउ डिड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट इन इंडिया? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट करती सोसाइटल डेवलपमेंट को इंडिया में? सो भुवन जियो पोर्टल जो है नेशनल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म है बाय इसरो फॉर विजुअलाइजेशन, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो भुवन जियो पोर्टल है वो आपका नेशनल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म है इसरो के द्वारा विजुअलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए, प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। GeoMG नरेगा जो है ये आपका क्या है? सैटेलाइट बेस्ड ऑन जियो टैगिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर MG नरेगा to improve transparency and planning. 6.24 crore plus assets activities geo-tagged on the GeoMG Narega portal. And Yuktadhara Geo portal supports planning of new natural resources assets. And SISDP क्या है? ये है स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यूज करता है हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा टू सपोर्ट पंचायत एंड विलेज लेवल प्लानिंग। एंड वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0।
So PMKSY WDC 2.0 remote sensing for monitoring micro water sets and soil water conservation works. And under PMKSY WDC 2.0, around 1150 projects were assessed using high resolution data from Cartosat 2S and Cartosat 3 via Bhuvan tools and rural road mapping, satellite mapping and monitoring of rural roads across India. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana dashboard on Bhuvan enables real-time monitoring by Ministry of Rural Development and state governments. PMAY Urban and Grameen uses geospatial monitoring, geotagging as a core mechanism for ensuring transparency, tracking physical construction progress, and facilitates stage-wise release of funds. And disaster management support program, the DMSP is implemented by ISRO and Department of Space. तो ये जो DMSP है ये इम्प्लीमेंटेड होता है बाय इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू सपोर्ट नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज. इट यूजेस स्पेस बेस्ड इनपुट्स फॉर हैजार्ड्स, vulnerability and risk, HVR assessment, disaster monitoring, damage assessment and early warning systems. So the program cover करता है आपका डिजास्टर सच एज फ्लड्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, earthquakes, forest fires, using data from Indian satellites including ResourceSat, Cartosat series and Resat and OceanSat 3 and InSat 3DS along with data from global satellite missions. What are the challenges associated with remote sensing in India? रिमोट सेंसिंग के साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है इंडिया में देख लेते हैं. डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट. हाई रेजोल्यूशन इमेजरी इज ऑफन कॉस्टली और restricted, limiting use by states and local bodies. For example, many municipalities depend on core satellite data for urban planning and reducing accuracy in slum mapping and land use zoning. For बहुत सारी म्यूनसिपलिटीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं कोर सेटेलाइट डेटा या फिर अर्बन प्लानिंग या रिड्यूसिंग एक्यूरेसी इन स्लम मैपिंग या लैंड यूज जोनिंग के लिए. क्लाउड कवर एंड वेदर लिमिटेशन. ऑप्टिकल सेटेलाइट स्ट्रगल ड्यूरिंग द मानसून सीजन ऑफ अफेक्टिंग क्रॉप असेसमेंट एंड फ्लड मैपिंग. ये क्लाउड कवर एंड वेदर लिमिटेशन क्या है? ऑप्टिकल सेटेलाइट्स की जो लिमिट होती है ये आपका नाइट में नहीं देख सकते हैं, क्लाउड में नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? SAR टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. एंड मानसून वगैरह में नहीं यूज कर अफेक्ट करता है क्रॉप असेसमेंट एंड फ्लड मैपिंग को. फॉर इंस्टेंस खरीफ क्रॉप डैमेज करता है. असेसमेंट is often delayed due to persistent cloud cover. So limited last mile application. Satellite insights do not always translate into on ground action. So limited last mile application क्या है? सैटेलाइट इंसाइट्स जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसलेट नहीं कर पाते इनटू ऑन ग्राउंड एक्शन. फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट ग्राउंड वाटर डिप्लेशन मैप्स ऑन पंजाब एंड हरियाणा, ओवर इरिगेशन कंटिन्यूज ड्यू टू वीक पॉलिसी इन्फोर्समेंट. स्किल एंड कैपेसिटी गैप्स क्या है? मेनी डिस्ट्रिक्ट में administering lack trained geospatial staff. As a result, disaster early warnings maps are underutilized during floods and cyclones. Okay, and data fragmentation and poor integration. डेटा फ्रेगमेंटेशन एंड पुअर इंटीग्रेशन क्या है? डेटा सेट्स फ्रॉम इसरो, स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफन ऑपरेट इन सिलोस सॉइल्स होगा. फॉर एग्जांपल, अर्बन फ्लड मॉडलिंग सफर्स व्हेन सैटेलाइट रेनफॉल डेटा इज नॉट इंटीग्रेटेड विथ लॉजिकल ड्रेनेज डेटा.
सो डेटा फ्रेगमेंटेशन है, पुअर इंटीग्रेशन है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ बॉर्डर एरियाज एंड cities raises concern about national security and individual privacy, especially with growing private sector participation. And what measures can strengthen remote sensing in India? सो रिमोट सेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंटीग्रेटेड सैटेलाइट डेटा एंड ग्राउंड सिस्टम्स यूज किए जा सकते हैं। इंटीग्रेट करना पड़ेगा सैटेलाइट डेटा विद ग्राउंड सिस्टम्स के साथ। एक्सपेंड करना पड़ेगा लिंकिंग रिमोट सेंसिंग विथ IoT sensors and drones and GIS dashboards under programs like Digital India and Smart City Mission to enable real-time applications such as precision irrigation, urban flood control, and heat wave management. So expand open access geospatial data, fully implement the National Geospatial Policy 2022 to make high resolution data affordable and accessible. So platforms like PM Gati Sakti and Bhuvan ISRO already demonstrate how open geospatial layers can support infrastructure planning, logistics, and regional development. So promote all weather monitoring using SAR. प्रमोट करना पड़ेगा ऑल वेदर यूजिंग SAR को। स्केल अप SAR मिशन सच एज रिसैट फॉर ऑल वेदर डे नाइट मॉनिटरिंग। SAR based flood mapping during cyclones and along India's east coast has strengthened NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है लेड डिजास्टर रिस्पॉन्सेस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए एंड स्ट्रेंथन कैपेसिटी बिल्डिंग एट लोकल लेवल। एक्सपैंड इसरोज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लाइक IIRS ट्रेनिंग and outreach to state and district officials. This will ensure satellite inputs directly guide agriculture advisors, drought assessment, and disaster management at the grassroots levels. And remote sensing has become a core pillar of India's development, and data-driven government's framework support agriculture, disaster management, urban planning, and climate action. As India advances its national geospatial policy, remote sensing will remain critical for strengthening both economic growth and environmental security. So, what is remote sensing? Remote sensing is the science of observing Earth from space or air using sensors that detect reflected emitted electromagnetic radiation. तो रिमोट सेंसिंग क्या है? जो अर्थ से पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स निकलती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं बाय द सैटेलाइट्स या फिर एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, उसी के हिसाब से एनालाइज करते हैं, तो उसी को रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। वाई इज़ रिमोट सेंसिंग इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? ये इनेबल करता है कॉस्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट नेशनल स्केल। एंड व्हाट आर द इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम? IRS. So IRS to India National Earth Observation Program launched in 1988, providing multi-resolution satellite data for resource management and governments. So how does remote sensing help in disaster management? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये कैसे हेल्प करता है? तो इट सपोर्ट्स हजार्ड वनरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट, रियल टाइम डिजास्टर मॉनिटरिंग, डैमेज असेसमेंट एंड अर्ली वार्निंग यूजिंग सैटेलाइट डेटा. So this is your previous year questions which was asked in 2010 in context of space technology. What is Bhuvan recently in the news? So Bhuvan क्या है आपका? A geo portal of ISRO with 3D imaging capabilities of India. Bhuvan is a geo portal है ये जिसकी इसरो ने लॉन्च किया था 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ. सो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं मेंस के. व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम? एंड
Discuss India's achievements in the field of space science technology. How do the applications of technology help the India into the socio-economic development? Now year in review देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एंड वाई इन न्यूज़. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 2025 ये क्या है. रिव्यू हाईलाइटेड इट्स की अचीवमेंट्स इन मॉडर्नाइजिंग इंडियाज लीगल landscape through a multi-pronged strategy focused on judicial appointments, digital transformation, legal aid expansion, and infrastructure development. तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 2025 एनुअल रिव्यू हाईलाइट करता है इसके की अचीवमेंट्स इन मॉडर्नाइजिंग इंडिया लीगल लैंडस्केप थ्रू ए मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लीगल एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वगैरह के लिए. सो व्हाट आर द की अचीवमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन 2025? सो स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल कैपेसिटी. In 2025, 157 new judges were appointed to High Court, led by Allahabad में 40, बॉम्बे में 21 एंड मध्य प्रदेश में 15 एंड राजस्थान में 15, while 47 additional judges were made permanent and 13 had their tenure extended. So additionally 12 new chief justice were appointed and 44 inter high court judges transfers were effective to optimize expertise distribution. So expanding legal access. Tele-law, legal advice over telephone or video. टेली लॉ क्या है. लीगल एडवाइस ओवर टेलीफोन और वीडियो. कन्फरिंग हैज़ अचीव्ड मैसिव जियोग्राफिकल पेनिट्रेशन. तो इसकी वजह से जियोग्राफिकल पेनिट्रेशन हुआ बाई कवरिंग 2.5 lakhs ग्राम पंचायत अक्रॉस 776 डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोवाइडेड pre-litigation advice to over 1.12 crore beneficiaries. District level workshops and training conducted in 638 districts, training over 37,000 participants and concluded with हमारा संविधान हमारा सम्मान campaign to inculcate constitutional values and reaching 70.70 lakh people and legal aid scheme for vulnerable groups. Also new schemes launched included Veer परिवार सहायता योजना for defense personnel in Srinagar and Nalsa scheme for victims of human wildlife conflict and supporting potential and resilience of the unseen, held back and affected SPRUHA schemes. Spruha scheme was introduced for independence for prisoners and crime victims, making 30 years of Nalsa, and a community mediation training module was also launched. तो लीगल एड स्कीम्स कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए भी की गई, जिसमें वीर परिवार सहायता योजना डिफेंस पर्सनल्स के लिए श्रीनगर में, नालसा स्कीम फॉर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड सपोर्टिंग पोटेंशियल रेजिलेंस ऑफ द अनसीन हेल्ड बैक अफेक्टेड. इसका स्प्रूहा स्कीम जो कि इंट्रोड्यूस की गई इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रिजनर्स एंड क्राइम विक्टिम्स के लिए एंड मार्किंग 30 years ऑफ नालसा एंड कम्युनिटी mediation training module was also launched. So digital transformation of courts. India has become a global leader in virtual hearing with over 3.91 crore conducted and enhancing citizens access via 1987 e-seva kendras and e-courts mobile app with 3.38 crore downloads. Under the e-court phase third project, over 92 lakh cases were filed electronically and 1215 crore was collected as online court fees. So enhancing efficiency in justice delivery and operational
774 fast track special courts including 398 exclusive POCSO courts in 29 states and UTs. These courts disposed of 3.6 lakh cases since inception with a 2025 disposal rate of 7.41 cases per month per court, more than double of the rate of regular courts. So 3.18 cases of month per month per court. And infrastructure and monitoring systemic reforms. So physical infrastructure was dramatically improved with court halls increasing 22,663 and residential units to 20,033 from 2014 baselines of 15,818 and 10,211 respectively. So real time monitoring is enabled via NASA Vikas Portal 2.0 and geotagging 24.66% of projects, while engagement of World Bank's Be Ready framework assessment aims to improve India's global standing in dispute resolution. So National Legal Services Authority NALSA. NALSA का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. About NALSA is a statutory body constituted in 1995 में बनी थी under the Legal Services Authorities Act 1987 to monitor, evaluate and implement legal programs across India. It has completed 30 years in 2025. The Chief Justice of India is the patron in chief of NALSA. पैट्रॉन ऑफ चीफ होंगे नालसा के. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, फॉर्म्ड टू गिव इफेक्टिव of Article 39A of the Constitution of India, which makes mandates states to provide free legal aid to ensure equal justice and opportunities for all citizens, particularly those with economic or other disabilities, and also upholds the obligations under Article 14. So obligations under Article 14 equality before law and Article 22 1 rights to be informed of grounds for arrest. 22(1) का है rights to be informed of grounds of arrest for arrest and primary functions, lay down policies and principles for making legal services available under the Legal Services Authorities Act 1987. So monitor and evaluate the implementation of legal aid programs across India and disburse funds and grants to state legal services authorities and non-governmental organizations NGOs for implementing legal aid schemes and programs. Integrated network. So NALSA is the apex body of nationwide network envisaged under the Legal Services Authorities Act 1987 for providing legal aid and assistance. The network includes state legal services authorities, SLASA, head by Chief Justice of the respectively High Courts, patron in chiefs, and district level services authorities DLSAs क्या है, chaired by the district judge of the respective district. Taluk Sub-Divisional Legal Service Committee headed by Senior Civil Judge, and High Court Legal Service Committees and Supreme Court Legal Services Committee. Eligible groups क्या है, women and children, members of scheduled caste and scheduled tribes, economically weaker sections, industrial workers and disabled persons with other specified categories. So let's see its conclusion. The year 2025 was marked by a holistic approach that combined capacity building, judges, technological depth, e-courts, grassroots reach, tele-law, specialized aid, new skills, physical infrastructure, process efficiency, fast tracks, and this
Multi-directional effort signifies a year of substantial progress in making justice more accessible, efficient, and inclusive for all citizens. So, what is Tele-Law Initiative and its reach in 2025? So, its pre-legislation legal advice in 2025 covered 2.5 lakh gram panchayats across 776 districts and benefiting over 1.12 crore citizens. And which key legal aid schemes were launched by NALSA in 2025? वीर परिवार सहायता योजना फॉर डिफेंस पर्सनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट स्कीम एंड स्प्रूहा स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रिजनर्स एंड क्राइम विक्टिम्स वर लॉन्च्ड. What are major achievements of e-course phase third project in 2025? So over 92 lakhs e-fillings, digitization of 579 crore pages and 3.91 crore virtual hearings, and 1987 e-seva kendras enhanced access, transparency in justice delivery. So how many fast track special courts were operationalized in 2025? What was their impact? So 774 fast tracks including 398 POCSO courts and disposed 3,61,000 per 55 cases with an average rate of 7.41 cases per month per court, of outperforming regular courts. And here is the question: with reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of President of India, and a High Court of India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. So करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. कोई भी रिटायर्ड जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसको बुला के सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं बाय द उसको चीफ जस्टिस के द्वारा एंड विद द प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ. एंड ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज. And reference to National Legal Services Authority, consider the following statements. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker section and society on the basis of equal opportunity. It issues guidelines for state legal services authorities, implementation legal programs and schemes throughout the country. So correct option is option number C, both are correct. तो आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड करना फ्री कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस एंड ऑफ द सोसाइटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी. एंड इट issues guidelines for the state legal services authority to implement the legal program and schemes throughout the country. एंड नेल्सा के बारे में आपके 2023 में आया था. सो एंड दूसरा ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 वगैरह के बारे में भी 2017 में आया था. एंड वाइट बेलीड हेरॉन एंड कलाई सेकेंड प्रोजेक्ट. तो ये क्या है और क्यों है, न्यूज़ में देख लेते हैं. द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द 1200 MW Kalai second and hydropower project on the Lohit River in Arunachal Pradesh has triggered concerns over serious omission in the environmental impact assessment, and particularly regarding the critical endangered white-bellied heron. So environmental clearance for the 1200 MW कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए द लोहित रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, उसने ट्रिगर्ड किया कंसर्न्स ओवर सीरियस omissions in the environmental impact assessment, particularly regarding the
critically endangered white-bellied heron. And what are the white-bellied herons? So white-bellied herons, Ardea insignis, also known as the imperial herons, a great white-bellied herons, is a large species of heron in the family Ardeidae में एक वाइट बेलीड या ग्रेट वाइट बेलीड हेरोन होता है. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट हेरोन इन द वर्ल्ड. एंड हैबिटेट क्या है इसका? स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन द फ्री फ्लोइंग फास्ट फ्लोइंग ईस्टर्न हिमालयन river rhine habitat with low human disturbances, feed mainly on fish found in river rapids and making it highly sensitive to dams and flow alterations. Morphological features क्या है इसके? longer flexible neck and razor sharp serrated bill for catching fish in deep waters. So compact body with shorter legs with stability in fast currents, extended toes with grip, slippery rock and adaptation of turbulent river habitats. And conservation status क्या? critically endangered है ये, IUCN रेड लिस्ट में है, शेड्यूल 1 स्पीसीज माना जाता है, हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. So global regional population distributed across 1,60,000. So it is across 1,65,000 kilometers square of Himalayan freshwater ecosystem spanning Bhutan, India, Myanmar, China and Bangladesh. Fewer than 60 individuals survive in the wild today. So Bhutan host करता है 45% of the global population with 3 to 5 active breeding pairs, making it species last stronghold. And it is considered extinct in नेपाल एंड पॉसिबली इन बांग्लादेश में ये एक्सटेंट माना जा रहा है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित, अंजो एंड छोंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है. एंड रिकॉर्डेड इन एंड अराउंड नामधापा डिस्ट्रिक्ट टाइगर रिजर्व जो है उसमें इसको पाया गया. एंड कामलांग टाइगर रिजर्व में पाया गया. नामधापा और कामलांग दोनों कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है. एंड साइटिंग्स रिकॉर्डेड अलोंग द इंटायर लोहित रिवर स्ट्रेच में भी इसको देखा गया है. सो बिहेवियर इसका कैसा? इट इज़ लार्जली सोलिटरी, वोकलाइजिंग डीप क्रॉक्स मेनली एट ड्रॉन एंड डस्क, नेस्ट इन टॉल ट्रीज. सो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इट serves as a bio indicator and for the Himalayan freshwater ecosystem, reflecting factors like water quality, fish population and pollution and habitat integrity. Its decline signals broader ecosystem degradation and collapsing food chains. So major threats क्या? hydropower dams, habitat fragmentation, altered river flows and habitat loss, hunting, anthropogenic disturbances, very small gene pool and restricted distribution range. So ये है आपका वाइट बेलीड हेरोन. So what is Kalai second hydropower project? It is proposed 1,1200 megawatt run of water hydroelectric power project with Pondage small storage capacity on Lohit River, a major tributary of the Brahmaputra and located in Anjar district, Arunachal Pradesh. So it is being developed by Tehri Hydro Development Corporation India Limited. So developmental history क्या है इसकी? ये initially allotted to a private developer. The project stalled for years before being revived in 2023 to 24 and transferred to THDC India Limited by Arunachal Pradesh government. It is among 30 installed hydropower projects reassigned to Central PSU for faster executions के लिए इसको किया गया है. एंड लोहित रिवर के बारे में देख लेते हैं. लोहित रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की एंड ओरिजिनेट होती है कांगरी कार्पो रेंज ऑफ ईस्टर्न तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज जायूल
जायुलचू बोलते हैं इसको तिब्बत में, एंड एंटर करते हैं इंडिया में किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश, एंड इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेंट पॉइंट है किबिथू, एंड फ्लो करता साउथ वर्ड थ्रू द मिसमी हिल्स एंड अंजो एंड लोहित डिस्ट्रिक्ट, एंड इमर्ज करता है इनटू द असम प्लेन्स नियर परसुराम कुंड एंड साड़िया. So it flows through the protected areas such as Kamlang Wildlife Sanctuary, Mahau Wildlife Sanctuary, and confluence क्या है, it joins Siang Upper Brahmaputra and Dibang rivers near Kobo in Assam to form main Brahmaputra stem, and hydroelectric power projects. कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट, डैमवे लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1750 मेगावाट नाउ स्टॉल्ड, एंड हतांग proposed, डिमवे अपर proposed. And so here you can see the Brahmaputra and its tributaries. तो तीस्ता, संकोस, मानस, बारानदी, कोलांग, कोपाई, धनसिरी, एंड दिखोऊ, सबानसिरी, बरालनसरसी, लोहित, दिबांग एंड सियांग, ये सब आपके हैं इसके ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र के. सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देख लेते हैं. इज स्टडीड बाय conducted by the early stages of development project planning to predict and address potential environmental impact. क्या पढ़ेंगे, what are the objective environmental assessment to promote environmental friendly long term growth, to predict, evaluate ecological, economic, social effects of growth related activities, identification of legitimate options and mitigation measures, to render details on the environmental impact and statutory status. क्या है, environmental protection act 1986 में आया था, nodal ministry of environment, forest and climate changes, and project categorization notification of 2006, it categorized in developmental projects. And there are 39 categories of projects that require two environmental categories process and that are subject to environmental impact assessment. category A क्या है, category A project needed prior environmental clearance from Ministry of Environmental and Welfare की तरफ से, एंड क्लाइमेट चेंज फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट क्या, नीडेड प्रियर ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम स्टेट यूटी गवर्नमेंट. कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट मैंडेटरीली रिक्वायर्स एनवायरमेंटल impact assessment, and category B2 do not require environmental impact assessment. So EIA process as per the EIA notification 2006, screening, scoping, public consultation, project appraisal, decision making, monitoring, post environmental climate. So need of environmental impact assessment क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करता है इम्पोर्टेंट इशूज़ फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एड्रेस करता है कंसर्न्स ऑफ इफेक्टेड पीपल, एंड स्क्रूटिनी ऑफ फाइनल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट, एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड compliance of general specific conditions. So carried out by किसके द्वारा, स्टेट एक्सपर्ट्स अप्रेजल कमेटी के द्वारा आपका होता है. कैटेगरी बी वालों का स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रेफरेंस प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्लियरेंस विद स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा फ्रॉम कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB एंड यूटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UTPCB एंड EAC फॉर कैटेगरी ए,
projects and SEAC for category B1 project. Category A, Ministry of Environmental and Forest and Climate Change, Climate Clearance, and category B, State इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा SPCB एंड UTPCB एंड रीजनल ऑफिसेस. सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर environmental clearance. So परिवेश protective responsive facilitation by interactive virtuous and environmental single window hub. So single window system for single environment window system for environmental clearance developed by Ministry of Environment, Forest and Climate क्लियरेंस एंड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा. एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ENVIS collect storing retrieving and disseminating information related to the environment sector. And draft environmental impact assessment notification 2020 and published by Ministry of Environmental, Forest and Climate Change to replace existing environmental impact assessment notification 2006. So क्वेश्चन देख लेते हैं. वाटर कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वाइट बेलीड हेरन. So it is critically endangered IUCN Red List as Schedule 1 species under the Wildlife Protection Act 1972. Where is white bellied heron found in India? So it is mainly found in Arunachal Pradesh, Lohit, Anja, Chonglang district including Namdapa and Kamlang Tiger Reserve. So how do hydropower dam threaten the white-bellied heron? So by altering river flow, fragmenting habitats, reducing fish availability and increasing human disturbance. And with reference to India's desert national park, which of the following statements are correct? कौन से statement correct है? It is spread over 2 districts. There is no human habitation inside the park. It is the natural habitat of Great Indian Bustard. So correct option है C इसका. तो इंडिया डिजर्ट नेशनल पार्क जो है आपका ये स्प्रेड है ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट. एंड कौन सा? इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है. So which one of the following national parks has climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? कौन से पार्क का क्लाइमेट वेरी करता है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक टाइप का? तो ये है आपका नामदापा नेशनल पार्क. So here we are done. So you guys can like, share and subscribe, follow for the more and keep revising.